नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653086089715238455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपका जो RAS प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, टेंटेटिव डेट 1 अक्टूबर की है, ठीक है। आप तैयारी करते चलें उसी के हिसाब से। उसी क्रम में हमारी ये पेड क्विज काफ़ी इफेक्टिव है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या हमारे फुल ग्रुप में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए इस वीडियो का। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पार्ट 5 जो है आर्टिकल 52 से 151 के मध्य है। तो हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या उससे संबंधित अन्य प्रावधान है वो कहाँ पे, इसमें ही मेंशन होंगे, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंशन कहाँ पे है तो वो भाग जो है 6th में है, ठीक है, क्योंकि वो किसका नाम से भाग है, स्टेट है ना, स्टेट्स। तो यहाँ पे ये 152 से आगे प्रावधान जो है वो स्टेट से संबंधित होंगे। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अब देखिए, संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसे आप 3 पिलर्स मानते हैं ना, देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव में सबसे हेड कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट भी, क्योंकि राज्यसभा के एग्जीक्यूटिव वो हैं, चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो इनको भी कंक्लूड करेंगे हम इसमें। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब भी होंगी। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। तो इन सारी चीज़ों का जो कह लीजिए इंक्लूजन है, इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो है काउंट किया जाता है। तो चारों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। अब देखिए, भारत में राष्ट्रपति पद की अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है तो देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ठीक बात है। मिनिमम 35 ईयर्स की एज उन्होंने कंप्लीट कर ली हो। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। देखिए, ही इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन आप जानते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से। इस टेक्निक को थोड़ा डिटेल में आप पढ़िएगा। और यहाँ पे जो लोग वोट डालते हैं कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, ठीक। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो जितने राज्यों की हमारी विधानसभाएं हैं वहाँ के जितने विधायक गण हैं जो चुने हुए हैं, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक, वो सारे भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे भाग नहीं लेते, ठीक है। और दिल्ली और पौंडीचेरी में भी चूंकि क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के मेंबर भी भाग लेते हैं। तो तीसरा जो है और हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नामांकन के लिए न्यूनतम कितने निर्वाचकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आप नॉमिनेशन कराना चाहते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो जो लोग वोट डालने वाले कह लीजिए मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से 50 लोग जो है आपके प्रपोजर होने चाहिए आपके नाम के, ठीक है। उससे कम है तो आप नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो एक्सरसाइज जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है मुख्य रूप से कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना, विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये नाम से किसके होती है, भारत के राष्ट्रपति के। और संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये प्रावधान है आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1, ठीक है। तो इस आर्टिकल की जो वर्डिंग्स थोड़ा देखिएगा आप, वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं।
और उसके रेफरेंस में देखें क्या जो उसमें प्रावधान है और वो क्या इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बात की कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये प्रावधान आर्टिकल 53 में है, तो ये बी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जो बात करता है हमारा अनुच्छेद, वो है आर्टिकल 54। फिर से देखें कुछ अनुच्छेद और प्रावधान के संबंध में कौन सा युग्म हमारा गलत है। तो ओथ टेकिंग बाय द प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में, ठीक है, और कुछ मामलों में पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में, ये भी ठीक है। अटॉर्नी जनरल के बारे में अभी आपको बताया था 76 में है ये, तो ये भी ठीक है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखें भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किस अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। तो देखिए पहले ये समझते हैं, कोई भी एक बिल संसद के किसी हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उससे पास होगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है, वहाँ से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, उनकी सहमति मिलने के बाद ही वो कोई जो है बिल एक एक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास होके राष्ट्रपति के पास जाए तो वहाँ पे अगर वो सहमति ना दें तो ऐसी स्थिति में उसको वीटो पावर कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, ठीक है। तो अब उसी क्रम में जैसे यहाँ पे जेबी वीटो के बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक, कि ज्ञानी जैल सिंह ने किस अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। तो मामला ये था कि ये पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक जो मतलब प्रावधान किया गया था 1986 का, ठीक, तो उसके केस में जेबी निषेधाधिकार इन्होंने प्रयोग किया था। इसमें होता क्या है, अब जैसे हम यहाँ पे वीटो पावर को भी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे 3 प्रकार से है ना, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो पॉकेट वीटो को ही जेबी वीटो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दोनों हाउसेस से पास होकर के बिल राष्ट्रपति के पास जाए और वो ना ही उस पर जो है अपनी सहमति दें, ठीक है, और उसको जो है ना ही संसद को वापस लौटाएं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो कि उन्होंने उस विधेयक को अपनी जेब में रख लिया, यानी कि वो विधेयक समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट था। इसमें देखिए न्यायिक समीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद में मूल ढांचा घोषित किया गया, ठीक। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन सबसे पहले बताई गई केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 का, उसमें, ठीक। प्रोविज़न ये है कि हमारे आर्टिकल 368 को यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इस बात में ये बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप इरोड नहीं कर सकते, ठीक है, बिना उसको प्रभावित किए हुए आप अमेंडमेंट कीजिए, ठीक है। तो अलग अलग मामलों में हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बताए गए। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है ना, किसी भी लॉ को रिव्यू करने का पावर जो कोर्ट्स के पास हमारे है, ये मिनर्वा मिल्स का जो मामला हुआ था 1980 का, उसमें इसको बताया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच कानून निर्माण की शक्तियों के विभाजन और संरक्षण का भार उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। तो अनुच्छेद 246 में ये प्रावधान है। कुछ आर्टिकल्स हमारे पास है यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रावधान और अनुच्छेद। तो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित आर्टिकल जो है 127 है। अन्य प्रावधान देखिए सब। 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, कौन सा उसमें से गलत है देखना है। पहला है न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर अदालत में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में से थे, ठीक है। तो भारत में जो PIL का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ कह लीजिए, वो इन्हीं दोनों लोगों को इसका श्रेय जाता है ना। किसी भी पब्लिक इशू के मैटर पे कोई भी व्यक्ति एक PIL याचिका जो है वो दायर कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए। और इसकी शब्द की उत्पत्ति या कह लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट की ही उत्पत्ति है ना, कहाँ पे हुई, US में। तो ये बात भी ठीक है। यहाँ पे दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो ऐसा प्रावधान आर्टिकल 65 में है, ठीक है। दो कथन फिर से हमारे पास है, कौन सा इसमें सही है। अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1, इसके अनुसार
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो ये गलत है। ये प्रावधान आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट कि 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो ये 74 सब क्लॉज 1 के अनुसार होता है। तो दोनों ही आपस में, है ना, चेंज किए गए थे, तो इस वजह से दोनों कथन गलत हो गए। इसमें कौन सा कथन गलत है? कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये बात ठीक है। कैसे ठीक है भी बताते हैं। दूसरा कथन है लेकिन ऐसे व्यक्ति को 8 माह के भीतर सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी, तो यही प्रावधान गलत है। देखिए, प्रावधान ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर संसद के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी वो प्रधानमंत्री या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन नियुक्ति की तिथि से अगले 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो यहाँ पे गलत बात कौन सी थी? क्योंकि ये प्रावधान 6 महीने का है, यहाँ पे 8 लिखा था, तो दूसरा गलत हो गया। इसमें देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है? तो किसी भी देखिए, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, कोई सिंपल बिल है उस पर ही ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है बात को, ठीक है। अब सिंपल अमेंडमेंट के मामले में दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो ऐसे मीटिंग की पार्लियामेंट में के जो सेंट्रल हॉल है उसमें, तो ऐसे मीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, उनके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक नहीं करना है कि दोनों अनुच्छेद देखिए डिफरेंट है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान अनुच्छेद 108 में बताया गया है, ठीक है, क्या कंडीशंस होंगी, है ना, क्या क्या मामले होंगे, मनी बिल वगैरह पे जैसे नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, तो ये प्रावधान मेंशन है, एक आर्टिकल है हमारा 118 उसमें रूल्स एंड प्रोसीजर बताया गया है ना, इसके हाउसेस के बारे में। तो वहाँ पे जो सब क्लॉज 118 का 4 है उसमें लिखा हुआ है कि ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, और जो है उसको कौन वो करेगा, मतलब हेड करेगा, तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप इन दोनों अनुच्छेदों को बेयर एक्ट वगैरह में देख लीजिएगा, ठीक। अब है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है? तो गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं और इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, आप जानते हैं, ये प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, है ना, इनका कार्यकाल होता है, और ये प्रावधान आर्टिकल 155 में है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, तो CAG यूनियन फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं या कमीशन की भी अपॉइंटमेंट यही प्रेसिडेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल की करते हैं, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी की नहीं करते। ठीक है, इसमें चेयरमैन अपॉइंट होते हैं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, और 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इस कमेटी का, 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे वो, और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में नहीं बिहार में हुआ था। तीसरा गलत है। इसमें देखें क्या सुमेलित नहीं है, फिर से कुछ आर्टिकल्स और प्रावधान। तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो ओथ ली जाती है वो आर्टिकल 69 में प्रोवाइडेड है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो जैसे अभी आपको बताया था ऊपर, तो आर्टिकल 79 ये बताता है कि हमारी पार्लियामेंट होगी, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? आर्टिकल 80 में बताया गया राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल 52 में अभी ऊपर हमने देखा था किसी क्वेश्चन में ना कि राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे संसद का कॉम्पोजिशन होता है। तो 79 विकल्प चुनेंगे। अगला है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स चुने जाते हैं और इनकी संख्या होती है 30। ठीक है, ये भी 1 साल की एक अवधि के लिए चुनी जाती है कमेटी। अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। गलत सही बहुत ध्यान से देखा करिए। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है,
तो इंडिया में मानसून जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही एंटर होता है और यही मानसून की ब्रांच जो है पूरे देश में देखेंगे तो जो लगभग 92% वर्षा है इसके माध्यम से ही होती है, ठीक है। और लेह ये जो लद्दाख में है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये बात भी ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? मौसिनराम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं तो गलत कुछ भी नहीं हुआ। भारत में दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो रात और दिन के टेम्परेचर में मैक्सिमम वेरिएशन आप पाएंगे ये जो हमारे डेजर्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, राजस्थान में, ठीक। होता क्या है कि जो हमारा रेतीले क्षेत्र होते हैं तो बहुत जल्दी ये गर्म भी होते हैं और उतने ही स्पीड से ठंडे भी होते हैं। फिर से दो स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है इसको देखना है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, नीचे से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे है ना, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें है कि क्षोभ मंडल, ठीक है, जो हमारी ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक। तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर में ही तो आप ऊपर बढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। और दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, तो ये बात हमारी ठीक है। अगला है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो एक जियोलॉजिस्ट है फेमस, कोपेन, इनकी क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटिक आधारों पे, इसको पढ़िएगा। तो जैसे इन्होंने इंडिया को 9 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड किया, ठीक है। तो अब उसमें जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसकी ही बात हो रही है यहाँ पे कि जो विशाल मैदान हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसके लिए उन्होंने कौन सा कोड जो है बताया था, ठीक है। तो ये है CWG, ठीक। ऑप्शन इसमें से हम बी को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अन्य कोड हैं इन सब के बारे में भी पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह न्यून वर्षा का क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कंपैरेटिवली भारत के अन्य राज्यों से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो वर्षा की मात्रा कम है। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली देखेंगे हमारे मानसून के सीज़न में, ठीक है, कुछ रीजनल लेवल पे जो तूफान आते हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसी क्रम में मैंगो शावर है ना, ये टर्म यहाँ पे यूज़ होता है, आम्र वर्षा, जो कि ये केरला, कर्नाटका इस रीजन में, ठीक है, होता है। और दूसरा गलत है, फूलों वाली बौछार, यानी कि इसको ब्लॉसम शावर कहते हैं, ठीक है। ये ओडिशा नहीं, ये भी केरला से संबंधित है। काल वैसाखी जो है, ठीक है, इसको इधर आप वेस्ट बंगाल, असम, इन सब क्षेत्रों से एसोसिएट कर सकते हैं। और लू जो है ये हमारा क्या है, एक गर्म जैसे तूफान या कह लीजिए जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो हमारा नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, या पंजाब, इधर उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से राजस्थान के एरियाज, ठीक है। तो इसमें बी वाला हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें देखें नदी तथा उनके उद्गम स्थल से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? तो गंडक रिवर हमारी जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? धौलागिरी रेंज जो है ना, ये अराउंड तिब्बत, ठीक है। तो ये इस वजह से लद्दाख दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। फिर से कुछ नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, तो इसमें गलत है कावेरी, ठीक है। ये देखेंगे तो हमारी ये जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, यहाँ से इसका ओरिजिन है। फिर से कुछ नदियाँ, उद्गम स्थल, कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे रावी रिवर जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, और वहाँ से इसका ओरिजिन है। ये जो बाकी के विकल्प हैं इनको भी देखिए, ये सारे ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं, जैसे भागीरथी, गंडक, ठीक है। इसमें चंबल जो है वो यमुना की एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है ना, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। जैसे यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, बेतवा, ठीक है, केन, गिरी, टोंस, ये सब। नेक्स्ट है राप्ती तथा शारदा किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये हैं आपकी जो है इसकी घग्गर रिवर की, ऑप्शन सॉरी घग्गर नहीं, घाघरा रिवर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी। इसमें देखें कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो रिवर कहाँ पे जाकर के समाप्त होती है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।
कोशिश आप ये कीजिएगा कि सारी रिवर्स को एक बार मैप पे लोकेट कीजिएगा, जो मेजर हैं और कुछ माइनर भी, क्योंकि ये पूछी जाती हैं। मैप पे देखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वैतरणी जो है इसको वैतरणी शुद्ध रूप से लिखा जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है उड़ीसा वगैरह के रीजन से बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है, तो ये ऑड हो जाएगा इसमें। बाकी सब देखेंगे तो ये सब उसमें मतलब वेस्ट कोस्ट की नदियां हैं हमारी, तो सब अरेबियन सी में जाती हैं। अब इसमें कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये बताना है। शोक, गिलगिट और शिगार, ये 3 होंगी, यानी कि 1, 2 और 4, ठीक है। बनास रिवर जो है यहाँ पे 3rd में लिखा हुआ था, ये हमारी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की, ठीक। इसमें से कौन सी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इंडस के जो ड्रेनेज गैंगेस के जो ड्रेनेज सिस्टम में आप देखेंगे तो सबसे वेस्टर्न डायरेक्शन से फ्लो होकर के फिर प्रयागराज में मिलने वाली जो रिवर है कौन सी है, यमुना। किस स्थान पर अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिलती है। तो उत्तराखंड में देखेंगे कई सारे प्रयाग बने हैं, ठीक है, नदियों का जहाँ पे संगम होता है। तो जैसे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अलकनंदा रिवर पिंडार से मिलती है कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगा नदी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में ये रंगा नदी ही है, ठीक है, तो उसको पानियोर रिवर भी कहते हैं, उस पर बना हुआ है कि ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट विकल्प हमारा करेक्ट है। इसमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो सुबनसिरी, लोहित, संकोश, ठीक है, ये 3 होंगी। इसमें द्रास ऑड हो जाएगा। द्रास बेसिकली जम्मू कश्मीर रीजन में देखेंगे ट्रिब्यूटरी पहले है ये सुरू रिवर की, ठीक है, और सुरू फिर जाकर के मिलती है इंडस में। तो इसमें ऑप्शन डी जो है 1, 3, 4 ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है। तो इसमें सोन, महानदी, नर्मदा ये हो जाएंगे। सुवर्ण रेखा ऑड होगा। सुवर्ण रेखा देखेंगे आपका जो है इसमें झारखंड में रांची के जो शहर है मतलब उसके पास से इसका ओरिजिन है। देखिए इनको मैप में लोकेट कीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से हर नदी के बारे में ड्रॉ करके पॉसिबल नहीं है समझा पाना, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के बाद या उसके साथ साथ में एटलस में या फिर मैप में इनको देख लेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। शरावती नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये, कर्नाटका में शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध गरसोप्पा जलप्रपात जिसको दूसरे शब्दों में आप जोग वाटरफॉल्स कहते हैं ना, इस पे ही स्थित है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। अब है भरतपुझा नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो फ्लो होता है इसका अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल गलत दिया हुआ है। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। अब है चिल्का झील के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चिल्का लेक काफ़ी फेमस है और यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, लिखा है इस झील में झींगा मछली नहीं पाई जाती है, लेकिन ये लेक जो है झींगा मछली के उत्पादन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो बाकी के ऑप्शंस को भी देखिए, सब ठीक है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पे देखेंगे तो खारे पानी की एक लगून है ये, ठीक है। और जो है ऑप्शन बी को चुनेंगे, पुलिकट। अब हमारे पास कुछ लेक्स लिखी हुई हैं और संबंधित राज्य का नाम। तो तवा वोहर लेक राजस्थान लिखा है, ये गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है ये। फिर से देखें कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है इसमें। तो ढेबर लेक जिसको कि आप जयसमंद लेक कहते हैं, तो उदयपुर राजस्थान हो जाएगा ना इसका। इसमें से कौन सी झील ज्वालामुखी या उल्कापात के द्वारा निर्मित हुई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देखेंगे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार लेक है, ठीक है। तो माना जाता है कि एक मेटेरॉइड फॉल की वजह से जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक।
तो इसी के साथ इस वीडियो को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज़ उसके बारे में डिटेल में देखिए, मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।